नमस्कार, जोहार। आप एचएनएन देख रहे हैं। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। 2025 के अंत में 24 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक हुई थी। सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हुई थी, जिसमें कई प्रस्ताव पर मोहर लगाई गई, लेकिन सबकी नज़र थी पेशा को लेकर। पेशा एक्ट पर कब मोहर लगेगी। पेशा नियमावली को मंजूरी मिल गई। उसके बाद से संशोधन की बात आई। संशोधन को लेकर जैसे ही ये खबर मीडिया में आई ना, आग की तरह फैल गई। सबको लगने लगा कि भाई पेशा एक्ट तो पहले से ही है, बस उसे धरातल पर उतारने की ज़रूरत है। संशोधन का नाम कहाँ से आया। संशोधन पर सबकी नज़र थी। सबने यही कहा कि अभी तक मसौदा सामने नहीं है। नए साल के आगाज के साथ 2 जनवरी को मसौदा भी सामने आया, यानी ड्राफ्टिंग आने के बाद से पेशा नियमावली अधिसूचना जारी होने के बाद से, चाहे वो राजनीतिक पार्टियां रही हो, आदिवासी समाज रहा हो, सब में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। रोष बढ़ रहा है। हम कुछ कहें उससे अच्छा है किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जो कानूनी दाव पेच को हमसे बखूबी जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ सुनील महतो जी हैं, एडवोकेट हैं, और इनसे ही जानते हैं कि आखिर आदिवासी समाज को इस पेशा नियमावली की अधिसूचना जारी होने के बाद से इतनी तकलीफ क्यों है। बहुत बहुत हाँ जोहार। तकलीफ होना लाजमी है, क्योंकि पेशा एक्ट जो 1996 में बना, उसने जो ग्राम सभा को मालिक के रूप में देखा, लेकिन इस नियमावली ने ग्राम सभा को चौकीदार और सलाहकार बना के रख दिया है। क्योंकि पेशा एक्ट का जो सेक्शन 4 का की जो सब सेक्शन जो है IJKL और M में जो प्रोविजंस हैं और जो पावर ग्राम सभा को दिए गए हैं, वो उन चीज़ों का इस नियमावली में उल्लंघन किया गया है। और धारा ये नियमावली की जो नियम 25 और 26 के हिसाब से तो पूरी तरीके से ये ग्राम सभा तो मतलब सलाहकार बन करके है। कुछ जो चीज़ों का अधिकार दिए जाने की बात हो रही है, अगर उस आधार पर ग्राम सभा की निगरानी के आधार पर ग्राम सभा को जो अनुशंसा करती है कार्रवाई के लिए, और विभाग कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो ग्राम सभा को कोई अधिकार नहीं कि उस पर कुछ पेनल्टी लगाए या कोई कार्रवाई करे। जो भी कार्रवाई करनी है सरकार को ही करनी है। तो पूरी तरीके से ये सलाहकार की भूमिका में है और ये चौकीदार की भूमिका में कि जो विभाग में जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं, जो भी विभाग उससे जिन विभागों को अधिकार दिया गया है उसमें जो भी गड़बड़ी हो रही है उसमें बस चौकीदारी करे, वो मालिक बनकर कार्रवाई नहीं करे। 1996 पेशा की बात यहाँ पर हो रही है। पार्टियां भी वही सवाल उठा रही हैं, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन रहे हो, अर्जुन मुंडा रहे हो। अर्जुन मुंडा ने एक वर्ड का इस्तेमाल किया है कि 1996 पेशा एक्ट का कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया गया है इस पेशा नियमावली की अधिसूचना में। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या अंतर है दोनों में, 1996 का पेशा और ये अधिसूचना जारी होने के बाद? देखिए, उसका जो पेशा एक्ट का जो सेक्शन 4 का सबसेक्शन के है, उसमें है कि कहता है कि द रिकमेंडेशन ऑफ द ग्राम सभा और द पंचायत एट द एप्रोप्रिएट लेवल शैल बी मेड मैंडेटरी प्रायर टू ग्रांट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस और माइनिंग लीज फॉर माइनर मिनरल्स इन द शेड्यूल एरियाज। लेकिन नियमावली में ये मैंडेटरी नहीं है। कोई भी प्रस्ताव अगर ग्राम सभा के पास जो MDC मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी जो बना के भेजती है, अगर ग्राम सभा 30 दिन के अंदर अगर उस पर निर्णय नहीं लेती है तो मान लिया जाएगा कि ग्राम सभा ने वो स्वीकृति दे दी है। तो इससे क्या ऐसा लगता है कि आपको एक शब्द इस्तेमाल किया गया था जेल कैम की ओर से कि ये एक लॉलीपॉप है, तो क्या पेशा नियमावली अधिसूचना जारी होने के बाद उसको लॉलीपॉप कहा जाए कि आपको दे दिया गया है, आप बस उस झुनझुना को बजाते रहिए कि हाँ पेशा धरातल पर आ गया है, लेकिन आपको राइट नहीं मिलेगा कि आप अकेले ग्राम सभा या ग्राम पंचायत कोई डिसीजन ले विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस? देखिए, लॉलीपॉप तो है ही, क्योंकि कोर्ट ने तलवार की नोक पर एक हिसाब से कहिए कि गवर्नमेंट से ये डिसीजन लेने को मजबूर किया है। सरकार लेना नहीं चाह रही थी। कोर्ट उस पर मतलब लगातार सुनवाई करते हुए आदेश दे रहा था, तभी ये नियमावली आई है। तो जहाँ तक लॉलीपॉप की बात है, तो जो भी इस तरह की जो कानून या नियमावलियाँ बनती हैं, झारखंड में लॉलीपॉप ही हैं। 1969 में शेड्यूल्ड एरिया रेगुलेशन एक्ट आया,
जिसमें जो 71A की जो धारा जोड़ी गई, 71B जोड़ी गई कि जो ज़मीन CNT एक्ट के वायलेशन करते हुए जहाँ पे जो हस्तांतरण होता है तो ज़मीन वापसी का, और उसमें DC को भी अधिकार दिया गया है कि वो जहाँ पे ज़मीन का हस्तांतरण अवैध हुआ है, गलत हुआ है CNT ज़मीन का, वो वापस करे। और जहाँ पे रैयत अगर ना भी चाहे तो अगर DC को ये जानकारी होती है कि ज़मीन का हस्तांतरण हुआ है तो वो स्वतः ज़मीन जो है DC कार्रवाई करके किसी दूसरे रैयत को वो ज़मीन वापस करके वो दे सकता है, बंदोबस्त कर सकता है। लेकिन आज तक एक केस, 55 साल 56 साल हो गए, एक मामला नहीं आया जिसमें DC ने स्वतः किसी दूसरे रैयत को जो ज़मीन वापस दिलाया हो। सेक्शन 71B शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट 1969 की बात कर रहा हूँ, वो पेनल प्रोविज़न है जहाँ भी 3 साल की सज़ा का प्रावधान है कि जो भी ज़मीन का हस्तांतरण गलत तरीके से करता है CNT ज़मीन का 3 साल का प्रावधान, सज़ा का प्रावधान है। आज तक एक केस नहीं हुआ है ये इसका। तो इसलिए पेशा एक्ट भी, पेशा नियमावली भी लागू हो जाएगी तो बहुत आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। इसके अलावा झारखंड में जितने भी जो है आप देख लीजिए, सेवा की गारंटी एक्ट है, आपका सूचना आयोग देख लीजिए, लोकायुक्त है, मानवाधिकार आयोग है, सारे 5-6 साल से जो डिफेक्ट पड़े हुए हैं। राइट टू सर्विस एक्ट का तो पता ही नहीं कहीं। तो इसलिए नियमों के, कानूनों के लागू हो जाने से बहुत खुशी की बात नहीं है, उसका अनुपालन क्या होता है उसके ऊपर निर्भर करता है। इस पेशा नियमावली में देखा गया अभी तक जो मैंने जाना है, क्योंकि मैंने भी पूर्ण रूप से नहीं पढ़ा है, इसीलिए मैंने सोचा मैं आपसे बातचीत करूं कि यहाँ पर वन संरक्षण का अधिकार, खनिज संपदा वाला अधिकार, यहाँ तक कि गांव में भी जो छोटे मोटे अपराध होते हैं उसमें जो डिसीजन लेने हैं, जो फैसला सुनाना है, जो सज़ा देना है, वो भी ग्राम पंचायत को दिया गया है। तो कहाँ खटक रही है? आदिवासियों को यही अधिकार तो चाहिए थे कि भाई वन का जो संरक्षण करना है वो हम देखें, उसमें सरकार का इंटरफेरेंस ना हो। हाँ, इसमें एक DC शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि इसके बीच में DC साहब रहेंगे जो शायद मिडल मैन का काम करेंगे, जो राज्य सरकार और ग्राम पंचायत के बीच के माध्यम बनेंगे। तो क्या DC साहब को यहाँ पर इन्वॉल्व करने से कुछ समस्याएं खड़ी हो रही हैं? नहीं, बिल्कुल, कई जैसे कई सारी चीज़ों पर मतलब सर्वे सर्वा DC ही है, ग्राम सभा बस सलाहकार की भूमिका में है। और जो BNS एक्ट की जो असंज्ञेय धाराओं के जो मामले हैं उसमें जो निर्णय लेने का अधिकार ग्राम सभा को दिया गया है, वो सही है कि जिसमें पेनल्टी का 2000 तक की पेनल्टी करने का अधिकार ग्राम सभा को दिया गया है। तो मतलब आदिवासी चाह क्या रहे हैं कि इसमें DC ना हो, सरकार का हस्तक्षेप ना हो, एक छत्र राज हो, जो कहा जा रहा है कि हाँ, ग्राम सभा शेड्यूल 5 के अंदर आने वाले जितने भी जिले हैं उस पर पूरा कमांड आदिवासी समाज का हो। बिल्कुल, वो यही चाहते हैं कि जल जंगल ज़मीन पर जो है ग्राम सभा का वो उनका अधिकार हो, उसका निर्णय वो लें, और जो भी हो ग्राम सभा की सहमति से सरकार वो ले। जो भी विकास का काम हो वो ग्राम सभा की सहमति से हो, ना कि उनको उजाड़ करके हो। देखिए, मैं यहाँ कुछ कहना चाहूँगी अपने दर्शकों से, यहाँ पर आप लोग ऑफेंड मत होइएगा, लेकिन कभी भी इतिहास गवाह है कि जब जब किसी को पूर्ण रूप से अधिकार मिला है ना, वहाँ पे हनन होता है। मैं यहाँ पर आदिवासी समाज की किसी भी हित के उसको मैं कहीं आपको सवाल नहीं खड़ा कर रही हूँ, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि कहीं भी किसी का एक छत्र राज होगा तो आपको नहीं लगता है कि किसकी नज़र में आएगा वो? क्या ग्राम सभा के लोग अगर कुछ अनैतिक कर देते हैं जाने अनजाने, क्योंकि आज भी आप यहाँ के हैं, झारखंड के हैं, आदिवासी समाज में आज भी लिटरेसी की कमी है। बीहड़ों में जाएंगे, मैंने घाटशिला उपचुनाव के टाइम पर देखा था, कवर करने गई थी कि अभी भी लिटरेसी रेट बहुत कम है। गरीबी तो है लेकिन शिक्षा का भी अभाव है। तो कई ऐसे फैसले होंगे जो इन्हें ले तो लेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो। तो उस समय किसी ना किसी का हस्तक्षेप तो बनता है सर। तो पूर्ण रूप से अधिकार पाना क्या लगता है? नहीं, देखिए, पूर्ण रूप से अधिकार वाली बात नहीं, जो जल जंगल ज़मीन की बात है तो उसमें वो चाहते हैं अपनी सहमति कि अब अभी तक जो बहुत से मामले हैं जहाँ पर सरकार जो है ग्राम सभा की सहमति के विरुद्ध भी जबरन उनको उजाड़ करके वहाँ पे उद्योगपतियों के लिए ज़मीनें खाली कराती हैं, जंगलें खाली कराती हैं। वो चाहते हैं कि विकास की मुख्य धारा में उनकी सहमति से, उनकी जो संस्कृति है, उनका जो कस्टम है, उसके हिसाब से जो है विकास की योजनाएं बने और उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनको विश्वास में लिया जाए, उनको सहमति से हो।
उनकी यहाँ पर कुछ आदिवासी नेताओं ने मुझसे कहा था कि जब अगर आप किसी एडवोकेट से बात करती हैं तो एक सवाल ज़रूर कीजिएगा कि इस पेशा नियमावली के अकॉर्डिंग अगर पाहन मुंडा को अगर कोई पद दिया जाता है तो क्या उसमें गैर आदिवासी समाज के लोगों को भी वो अधिकार मिलेगा कि कोई अधिकारी पद अगर वहाँ पर होता है ग्राम सभा में या ग्राम पंचायत में तो कोई गैर आदिवासी भी इसमें बैठेंगे किसी पद पे या सिर्फ आदिवासी लोगों के लिए है? नहीं नहीं, ये तो जो है उस परंपरा को जो मान रहे हैं, और जो गांव में जो चल रहे हैं, तो वहाँ पे जो भी निवासी हैं, यहाँ पे आप अगर जो है जो पारंपरिक गांव में जाकर देखेंगे तो वहाँ पे सिर्फ जो है आदिवासी ही नहीं, बल्कि उसमें उस गांव में रहने वाले उस जो भी जो आपका ग्राम सभा का जो डिफिनेशन है, जो एरिया उन्होंने डिफाइन किया है, जो भी टोला है, तो उस टोला में रहने वाले जितने भी लोग हैं वहाँ पे, जो जितने भी मूलवासी लोग हैं, वो सभी वहाँ पे उस ग्राम सभा में बैठेंगे, जो भी निवासी वहाँ पे। मतलब सिर्फ आदिवासियों के लिए नहीं? नहीं नहीं नहीं, ये तो वहाँ पे पूरे ग्राम सभा के उस ग्राम में, उस टोले में रहने वाले जो भी लोग हैं, वो सभी लोग उस ग्राम सभा के वो सदस्य हैं वो। सबसे ज़्यादा सवाल क्या आया है सर कि पेशा नियमावली से सिर्फ आदिवासियों को खुशी होनी चाहिए या कुड़मी समाज को भी होना चाहिए या गैर आदिवासियों को जो मूलवासी हैं झारखंड के उनको भी कुछ फ़ायदा हुआ है? नहीं, देखिए, ये यहाँ पे पैसा लागू किया गया है, एक अच्छी बात है, लेकिन इसमें एक जो सबसे जो उन्होंने इसको दरकिनार किया है, उसका अनदेखी की है कि पंचायत जो शेड्यूल एरिया का जो डिफिनेशन है, ये एक जो है गलत तरीके से जो जिला स्तर पर किया गया है। क्योंकि बहुत सी ऐसी पंचायतें हैं जहाँ पे आदिवासियों की संख्या 1 या 2 परिवार की है, वो भी पंचायतें जो है आपका इस पेशा से हैं, और वहाँ पे 1 या 2 आदिवासी परिवार है, वही लोग हैं, और बाकी जो है मतलब 99% या कहें अगर 500 की जनसंख्या वाला अगर मतलब वो ग्राम सभा है, तो वहाँ पे आपको 5 लोग आदिवासी मिलेंगे जो शेड्यूल ट्राइब के हैं, आदिवासी की बात नहीं करूँ, शेड्यूल ट्राइब की बात करूँ, बाकी 495 आपको गैर जनजाति, गैर शेड्यूल ट्राइब हैं। तो यहाँ पे ये तो गलत हुआ है, सरकार को इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए था कि पंचायत को शेड्यूल एरिया का आधार मानना चाहिए था, शेड्यूल एरिया जो डिफाइन करने के लिए पंचायत को मानना चाहिए था, न कि जिला। ये बात आपने जो बोली ना ये चीज़ जेएलकेएम सुप्रीमो जयराम महतो ने भी कहा था कि कुछ ऐसे गांव जब काउंटिंग की बारी आती है ना तो कुड़मी समाज, गैर आदिवासी समाज, मूलवासी सबको काउंट कर लिया जाता है उस एससी बेल्ट वाले को। लेकिन जब हमें अधिकार देने की बारी आती है तब हम कुड़मी हो जाते हैं, हम मूलवासी हो जाते हैं, हम गैर आदिवासी हो जाते हैं। तो इस हिसाब से तो एक एक समाज जो है उसी समाज का एक हिस्सा पिछड़ा रह जाएगा और एक अधिकार सिर्फ आदिवासियों को मिल जाएगी। तो नहीं लगता है कि पेशा नियमावली अधिसूचना में आदिवासियों के साथ साथ गैर आदिवासियों का भी उतना ही अधिकार है? क्योंकि ये लड़ाई तो सिर्फ आदिवासियों ने नहीं लड़ी है, लड़ने के टाइम पे तो बहुत सारे लोग थे जब अस्तित्व की मांग हो रही थी झारखंड की। नहीं नहीं, बिल्कुल सरकार को इस पर विचार करना चाहिए था कि जो भी यहाँ पे गाँव में जो अन्य जो जाति के जिनको जो शेड्यूल ट्राइब का दर्जा नहीं मिला हुआ है, वो भी परंपरागत रूप से वो कस्टमरी उनका भी लॉ है, वो चलता है, जो उनको भी कंसिडर किया जाना चाहिए था इस नियमावली के बनाने में। क्योंकि जब झारखंड आदिवासी राज्य के रूप में जाना जाता है, तो कुड़मी जाति को भी जो है गैर सरकारी आदिवासी के रूप में जो है सरकार की रिपोर्ट में है, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में यह है कि कुड़मी गैर सरकारी आदिवासी है, और उसको करके ही जो है यहाँ पे आदिवासी बहुल राज्य के रूप में मान्यता दी गई। नहीं तो अगर हम 26% आबादी है एसटी की, तो ये फिर कैसे आदिवासी राज्य? क्योंकि शेड्यूल एरिया डिफिनेशन के लिए भी जो क्राइटेरिया है उसमें प्रीपोंडरेंस ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन की बात करता है। प्रीपोंडरेंस मतलब बहुसंख्यक, तो मेजोरिटी तो 50 मोर देन 50% होना चाहिए था। तो उस हिसाब से तो शेड्यूल एरिया क्या के लिए यहाँ पे जो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो करता है, तो इसीलिए उन्हीं पंचायतों को ही किया जाना चाहिए था। और मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, या बहुत से अन्य लोगों की भी राय ये चीज़ है कि पंचायत को आधार मान करके शेड्यूल एरिया को परिभाषित किया जाना चाहिए था। सर यहाँ पर एक चीज़ और है कि डिलिस्टिंग वाला मुद्दा जो है, जो लोग कन्वर्जन की ओर जा रहे हैं, आदिवासी से ईसाई धर्म को कबूल कर रहे हैं, तो क्या उन लोगों को भी इस नियमावली में जगह दी गई है? क्योंकि सवाल यही उठ रहा है कि जब वो दूसरे समुदाय, दूसरे धर्म को उन्होंने अपनाया है, तो उन्हीं पेशा नियमावली के अंतर्गत आने वाले जो फायदे हैं, लाभ हैं, उनमें वो क्यों शामिल हैं? हाँ, एक्चुअली ये जो नई नियमावली बनी है, तो इसमें जो है कस्टमरी लॉ को मानने
वाले लोगों को लेकर के कोई यहाँ पे चर्चा नहीं है इस नियमावली में। और जब कस्टमरी लॉ को यहाँ पे मान्यता देने की बात है तो वही है जो, और जिन लोगों ने अपना कस्टम छोड़ दिया तो फिर वो उस जो कस्टमरी प्रोविज़न है या फिर जो मान्यता मिल रही है पेशा के तहत, उनको तो उस चीज़ का लाभ जो है वो कैसे ले सकते हैं। जिन्होंने अपना कस्टम छोड़ दिया तो वो फिर उसका लाभ कैसे लेंगे। सूर्य सिंह बेसरा, इसके अलावा और आदिवासी समाज के लोग अब ये आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि इसे हम झारखंड हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। हम इस पेशा नियमावली अधिसूचना को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हमें 1996 वाला पेशा चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि इस पेशा को चैलेंज करना अब समय आ गया कि चैलेंज किया जाना चाहिए? व्यक्तिगत तौर पर सुनील कुमार महतो क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, पेशा जो ये नियमावली बनी है ये तो पेशा एक्ट की जो मूल भावना है उसके विपरीत बनी है। और यहाँ पे जो भी इस मामले इससे जो भी एग्रीव्ड है वो न्यायालय आएगा। और यहाँ पे बहुत से आदिवासी संगठनों के लोग भी इस नियमावली का विरोध कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत से लोग आएंगे इस नियमावली को चैलेंज करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। जल्दबाजी का नतीजा है ये कि आज 28 वर्षों के बाद 28 पन्नों का मसौदा फिर से कटघरे में जाएगा और फिर से आदिवासी समाज को कई वर्षों तक इंतज़ार करना पड़ेगा। अब देखिए, ये सरकारें जो है ब्यूरोक्रेसी के हिसाब से चलती हैं और ब्यूरोक्रेसी कभी नहीं चाहेगी कि जब पावर वो ग्राम सभा को मिले, जनता को मिले। तो और ये जो नियमावली बनी भी है तो ये हाई कोर्ट के जब मतलब क्या कहें पूरे दबाव की वजह से ये बना है। तो इनकी मंशा कभी नहीं थी इस नियमावली को बनाने की या लागू करने की। लागू करने की तो नियत है ही नहीं। अगर लागू करने की नियत होती तो 30 साल हो गए इस कानून को बने हुए और झारखंड बने हुए 25 साल हो गए, अब तक पहले ही लागू हो गया होता। हमारे साथ है एडवोकेट सुनील कुमार महतो, जिन्होंने पेशा नियमावली की अधिसूचना पर बातचीत की है, मुखर होकर कहा है, ये भी कहा है कि अगर आदिवासी समाज इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो आने वाले दिन में वो दिन दूर नहीं है जब इसे चैलेंज किया जाए हाई कोर्ट में। कई और भी लोग कह रहे हैं कि इसे चैलेंज करना है क्योंकि इस तरीके के नियमावली, इस तरीके के अधिसूचना को हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा क्योंकि आदिवासी समाज कई वर्षों से इसके इंतज़ार में था, उत्साह था लोगों में। जब इसकी स्वीकृति मिली कैबिनेट में तो लोगों ने होली की तरह त्यौहार की मतलब मनाया था, जैसे होली का त्यौहार मनाते हैं ना, गुलाल के साथ में, पटाखों के साथ में। लेकिन जैसे अधिसूचना जारी हुई वही मायूसी, वही इंतज़ार, वही बेबसी उनकी आंखों में झलक रही है। और ख़ास मुलाकात थी सुनील कुमार महतो जी के साथ में। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।